हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करिएगा। तो चलिए सुनाते हैं आज की कहानी। अरे तू चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना तेरे साथ। मेरे होते हुए तुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, संयम ने अपने दोस्त को कहा। उसका दोस्त काफ़ी कमज़ोर और डरपोक था। उसका सभी मजाक उड़ाते थे। बबलू और उसके दोस्त का ग्रुप तो उसको बहुत ही परेशान करती थी। उसके परिवार में भी इसकी स्थिति कोई बेहतर नहीं थी। सौतेली माँ बहुत ज़्यादा काम करवाती थी, दौड़ाती थी। न करने पर खाना भी नहीं मिलता था। भूखे पेट सोना उसके लिए काफ़ी मुश्किल था। उसे याद आता था जब वो 2 साल पहले 7 साल का था। तब एक दिन स्कूल से लौटने पर उससे माँ नहीं दिखी। घर में काफ़ी रिश्तेदार जमा थे। कईयों की आंखों में उसने आंसू भी देखे थे। उसके बाद कुछ ही दिनों में उसे एहसास हो गया कि माँ अब कभी नहीं लौटेगी। कुछ महीने बीते ही थे कि एक दिन पापा के साथ एक बहुत सुंदर औरत आई और चिंटू बेटा कहते हुए उसे सीने से लगा गई। तब बुआ ने बताया कि ये उसकी माँ ही है जो रूप बदल कर आई है। उसकी समझ में कुछ ना आया, फिर भी वो खुश था। पर यह खुशियाँ कुछ ही दिनों की ही बात थी, पर सब बदल गया। ऐसी ही एक सुबह वो स्कूल से आ रहा था कि बबलू ने और उसके दोस्तों ने घेर लिया। उसने भागने की कोशिश की, परंतु उसके छुपने की जगह से उसे ढूंढ ही लिया गया। वो सब उम्र में उससे कई साल बड़े थे। उन्होंने उसे उठाया और कीचड़ भरे गड्ढे में फेंक दिया। जब वो निकलने लगा तो उसको सीने पर लात मारकर वापस गिरा दिया। वो सब चारों तरफ से उसे घेर कर उसके साथ फुटबॉल खेलने लगे, जिसमें बॉल वही था कि तभी कोई आया। वो शरीर से काफ़ी मजबूत लग रहा था। उसने आते ही बिना कुछ बोले उन सबको धूल चटा दी। वो सब भाग लिए। उस दिन वो घर पहुंचा तब उसकी चोटों की परवाह न करते हुए गंदे कपड़ों के लिए उसे काफ़ी मार पड़ी, परंतु आज उसको इतना फ़र्क नहीं था। ये उसको पड़ी चुकी आदत थी। यह एक बड़े भाई जैसा रक्षक मिलने की खुशी वो अभी नहीं जानता था। उसके बाद वो किसी बड़े भाई की तरह उसका ख्याल रखने लगा। उसके होते कोई उसे हाथ भी नहीं लगाता। बबलू गैंग की तो हवा निकल गई थी। वो तो दोबारा सामने ही नहीं आया। संयम उसे हमेशा कहता था कि हिम्मत वाला बन, वरना सब तुझे ऐसे ही दबाते रहेंगे। मैं हूँ तब तक तुम्हारी रक्षा करूँगा, जब नहीं होऊंगा तब तुम्हें पता है मैं पुलिस का बड़ा अफसर बनूंगा। अपराधी मेरे ख्याल से ही कांपेंगे। अगर मैं भी डरने लगा तो सबकी रक्षा कौन करेगा। एक दिन वो गायब हो गया। कहाँ गया, कब गया, कोई न जान पाया। बस गायब हो गया, फिर वापस न मिला। पुलिस में भी काफ़ी रिपोर्ट की गई पर नहीं मिला। किसी ने अफवाह उड़ा दी कि कोई तांत्रिक ले गया, उसे बलि दे दी गई। सब लोग समय के साथ भूल गए, पर चिंटू न भूला। सही मायनों में तो वो अब अनाथ हुआ था, पर अब की बार कुछ अलग हुआ था। हमेशा दबने वाला चिंटू अब बदल कर सामने आया। जब सौतेली माँ खाना देने से इनकार किया तब उसने गुस्से में पूरा खाना ही खराब कर दिया। जब हाथ उठाया गया तो उसने हाथ पकड़ लिया। जब किसी ने बुल्ली करने की कोशिश की तब उसने अच्छी मरम्मत कर दी उसकी। कई साल बीत गए। कल का दब्बू चिंटू आज दबंग IPS आकाश बन गया था। शहर के अपराधियों में खौफ था उसका। जहाँ कहीं भी उसकी पोस्टिंग हुई वहाँ क्रिमिनल को बुरी तरह से धराशाही कर दिया उसने। अब अपने काम का लाभ उसे मिला और वो अपने ही शहर में आया। कुछ अजीबोगरीब कत्ल के केस उसके हाथ आए। कुछ लोग बड़े ही अजीब पैटर्न से मरे थे। उनकी एक एक हड्डी को तोड़कर उनके शरीर में गांठ लगाकर उनको गठरी की तरह बांध दिया जाता था। वो भी उनके जिंदा रहते ताकि वो तड़प तड़प कर मरे, तो कुछ के चबाए हुए अवशेष ही मिलते। एक दिन किसी ने आकाश को गुप्त खबर दी कि एक आदमी शहर के किले में छुपा हुआ है। उसे वहां घुसते निकलते कईयों ने कई बार देखा है। उसकी हरकतें संदिग्ध हैं। आकाश वहां टीम के साथ गया तो उसको चारों तरफ से घेर लिया गया। वो शहर के कुख्यात अपराधियों का साझा प्रयास था। उनके हथियार एकदम आधुनिक थे। आकाश के अपराध उन्मूलन से घबराकर उन्होंने उसको ही उन्मूलन का प्रयास किया। वो लोग अपनी सफलता को लेकर बहुत श्योर थे। आकाश को भी अब उन अपराधियों की सफलता में कोई संदेह न रहा, परंतु उसके जबड़े आपस में भींच गए और उसने लड़ने की ठान ली। पुलिस टीम और क्रिमिनल टीम ने अपने अपने हथियार संभाल लिए। गजब हो गया। इस किले के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं और वो खुल नहीं रहे हैं। गोलियां भी बेअसर हो रही हैं। एक चमचे ने आकर घबराए हुए लहजे में अपने लीडर को कहा,
क्यों भौंक रहा है? ये लकड़ी के 100-100 साल पुराने दरवाजे अब तक टिकेंगे? चल मैं देखता हूँ, उस लीडर ने कहा, परंतु उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई रही थी। वहाँ पर सबका ध्यान एकाएक एक दूसरे से हट गया। ये किला भूतिया है। यहाँ के बारे में सुना है कि यहाँ जो भी आया है इस किले ने उसे निगल गया है। मैंने तो रॉकी भाई को भी बोला था कि किले की जगह कोई दूसरी जगह जाल बिछाते हैं, परंतु वो नहीं माने। बोले कि अच्छा है भूतिया अफवाह है तो यहाँ कोई नहीं आएगा, और पुलिस वाले कहाँ गायब हुए इसके कोई पता नहीं चलेगा। एक हथियारबंद क्रिमिनल ने अपने साथी को धीरे से फुसफुसा कर कहा। उसको अपने साथी से कोई जवाब न मिला तो उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और अपनी तरफ हल्का सा घुमाया। घुमाते ही चीख निकल गई, क्योंकि उसके साथी की पुतलियाँ एकदम सफ़ेद हो चुकी थी और वो किसी एकदम सूखी हुई लाश हो गई थी, जो सैकड़ों साल पुराना हो किसी तरह लग रहा था, जैसे किसी ने उसको चूस लिया हो। वो लाश गिरी और सबका ध्यान उस तरफ गया। सबके सब आतंकित होकर देखने लगे। उनमें से एक आदमी चिल्लाया, ये जगह श्रापित है, भच्छ लेती यहाँ से निकलो। ऐसा कहते हुए उसने दरवाज़ा खोला और बाहर निकलकर भागने लगा। एक ज़ोरदार चीख गूंजी और सबका आतंक दोबारा हो गया, क्योंकि उस दरवाजे की पीछे फर्श नहीं था बल्कि एक गड्ढा था जिनमें नुकीले नेज़ें लगी हुई थी, जिनमें उनकी पिरोई हुई लाश थी। सबके देखते ही देखते वो दरवाज़ा बंद हो गया। जब किसी ने हिम्मत करके उसके वापस खोला तो वहाँ कोई गड्ढा न था। अचानक वहाँ चली एक तेज़ हवा। जब सबको छूकर गुजर गई तब तक किसी को ये भान न रहा कि सारे खिड़की दरवाजे तो बंद हैं, हवा कहाँ से आएगी। परंतु स्थिति पर गौर तब गया जब कुछ आदमी वहाँ इस तरह गिर गए जैसे उन्हें बीच में से काटा गया हो। ये देख अब वहाँ भगदड़ मच गई। जिसको जहाँ पर जगह मिली वो वहाँ बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, परंतु कोई फ़ायदा न हुआ। कोई भी दरवाज़ा पूरा जोर लगाने से भी नहीं खुला। गोलियों से भी दरवाजे पर खरोच तक नहीं आए। इधर पुलिस वाले भी अपने प्रयास कर रहे थे, परंतु उनकी हालत भी बदमाशों से कुछ बेहतर नहीं थी। 2 हवलदार ने जैसे ही भागने के लिए कोना ढूंढा, वहाँ पहले से ही 2 अपराधी छुपे हुए थे। उनको देख एक बार तो हवलदारों की आंखें सिकुड़ गई, परंतु अभी दुश्मनी निभाने के समय नहीं था। यहाँ किले में कुछ अजीब हो रहा है, जिससे बचने का समय था। उन्होंने जैसे तैसे करके एक दरवाज़ा खोला और वो चारों धक्का देने से खुल भी गया, परंतु खुलते ही उन चारों की चीखें वहाँ किला से गूंज उठा। सामने का नज़ारा ही ऐसा था। वो दरवाज़ा किसी विशाल तीखे दांतों वाला मुंह का था, जिसकी लपलपाती जुबान कई गज लंबी थी। उन दांतों ने 3 को तो बेरहमी से चबा लिया, परंतु एक अपराधी की टांग ही उखाड़ ली थी। वो दर्द से बिलबिलाते हुए पीछे हटा, परंतु उस जुबान ने उसकी दूसरी टांग पकड़ के मुंह में खींच लिया और चबा डाला। रॉकी, जो इन अपराधियों का लीडर था, ये सब देख रहा था। आतंक और भय की अधिकता में उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और अपनी गन से अंधाधुंध फायर करने लगा उस किले की दीवारों पर। उसने अंधेपन में ये भी नहीं देखा कि उसके वहाँ मौजूद बहुत सारे आदमियों को ही भून डाला था। उसकी उंगली ट्रिगर पर कसी रह गई। उसको होश तब आया जब उसकी गोलियां खत्म हो गई। उसके साथियों की लाशें बिछी हुई थी, साथ ही कुछ पुलिस वाले भी वहाँ अपनी सांसें छोड़ चुके थे, परंतु उसका ध्यान सामने दीवार पर था, जहाँ गोलियां धंसी थी और उन छेदों से खून बह रहा था। उसके डर और आश्चर्य का पार न रहा, परंतु ये स्थिति ज़्यादा देर तक नहीं रही जब एक झाड़ का नुकीला हिस्सा ऊपर से आकर उसके सिर में घुस गया। आकाश ने देखा तो लोमहर्षक दृश्य की उस फानुस ने बिजली की तार किसी चूसक की भांति रॉकी का खून चूस रहे थे। वो हरे पीले लाल हो गए थे। आकाश ने बिना सोचे उस झाड़ पर अपनी रिवॉल्वर से गोलियां चला दी। झाड़ पर असर तो क्या होना था, वो वापस ऊपर अपनी जगह पर खींच गया और सेट हो गया। आकाश ने नोटिस किया कि वहाँ अब उसके अलावा कोई नहीं बचा था। उसको भी अब लग रहा था कि यहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन है। उसके जबड़े भींच गए थे। उसने तय कर लिया कि वो यूं हार न मानेगा, अंतिम सांस तक निकलने की कोशिश करता रहेगा। उसने वहीं पड़ी एक अपराधी की गन उठाई और ताबड़तोड़ दीवारों पर गोलियां बरसाने लगा। उसे यूं लगा कि जैसे किला चीख रहा हो। उसके घावों में से खून रिस रहा था, परंतु अचानक आकाश के पैरों में कुछ जड़ें लिपटती चली गईं और उसके मुंह के बल गिरकर खींचने लगी। वो उसे एक खुले दरवाजे के पार खींचने लगी। उसके पार एकदम घुप अंधेरा ही नजर आ रहा था। आकाश ने दरवाजे की चौखट पकड़ ली
उसके हाथ छूटने लगे थे, खिंचाव अधिक था। अचानक उसे अपनी जेब में रखे लाइटर का ख़्याल आया। उसने जैसे-तैसे करके एक हाथ से लाइटर को निकाला, उसे जलाया और उस जड़ को छुड़ा दिए। ऐसा लगा कि जड़ तड़प उठी हो। वो लाइटर से जलने वाली न थी, परंतु इतनी ढीली ज़रूर पड़ गई थी कि आकाश ने खुद को छुड़ाकर वापस आने में सफलता प्राप्त कर ली। उसे बिना देर किए वहीं पड़ी एक और गन उठाई और उस पीछा करती जड़ पर ताबड़तोड़ फायर झोंके मारे। जड़ से भी खून के फव्वारे छूटे और वो पीछे अंधेरे में गुम हो गई और वो दरवाज़ा बंद हो गया। आकाश ने हैरत के साथ अनायास ही गोलियों से बिंधी उस दीवार को छू लिया। उसे यह महसूस हुआ कि दीवार धड़कने ले रही है। आकाश अचंभे में पड़ गया कि वो खुद से बोलने लगा, आखिर हो क्या तुम? जिस तरह तुमने सबको ख़त्म किया, तुम कोई आदमखोर हो, परंतु ये असंभव है। कोई बेजान चीज़ कैसे आदमखोर हो सकती है? इतने में आकाश की पीठ से कुछ भारी सामान ज़ोर से आकर टकराया और आकाश की हड्डियाँ कड़कड़ा उठी। वो उस दीवार से टकराया और पल भर में ही उसने बहुत कुछ दिखाई दे गया। एक तांत्रिक, हर बार नया शिकार, बलि, अर्धबेहोश लड़के लड़कियां, तिलक लगे, हवा में उठा गड़ासा, खचाक की आवाज़ और बहता रक्त। वो रक्त धीरे धीरे किले की दीवारों से नींव में आता हुआ और किले को जैसे पोषण मिलता हुआ। वो तांत्रिक तो चला जाता, पर अपने कृत्य का अंजाम पीछे न देख पाता। फिर एक दिन उस तांत्रिक को ही उस किले ने पकड़ लिया। उसको तो पूरा चबा ही डाला था उसने। आकाश की आंखें खुली, उनमें आंसू थे, क्योंकि आज उसे अपने दोस्तों के गायब होने का रहस्य पता चल गया था। परंतु फिलहाल उसे किले से निकलना था। उसने फुर्ती से वहां पड़ा एक चाकू उठाया और अपनी बेल्ट में खोस लिया। फिर उसने वहां पड़े हथियारों में से जितने वो ले सकता था लिए और सुसज्जित हो गया। तभी किले का फर्नीचर हवा में एक एक कर उड़ता आया और उस पर हमला करने लगा। कईयों पर उसने गोलियां चलाई, कईयों से वो किसी तरह बचा और कईयों से चोटी भी खाई। प्रयास करते करते वो थक गया था कि तभी फिर से कुछ जड़ों ने उसके पैर पकड़ लिए। वो कुछ कर पाता कि तभी कुछ और जड़ों द्वारा उसके हाथ भी पकड़ लिए गए। वो जड़ें उससे अलग अलग दिशा में खींचने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसका शरीर और नहीं झेल पाएगा। तभी उसे याद आई एक बात। वो पूरी ताकत लगाकर चिल्ला उठा, तुमने कहा था कि तुम्हारे होते हुए मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तुम हमेशा रहेगा मेरे साथ। भूल गया अपनी बात? उसके इतना कहते ही वहाँ एक जलजला सा आया। वहाँ का सामान बहुत ही तेज़ी से उछलने लगा और इधर उधर गिरने लगा, परंतु उसी सामान में से एक केरोसिन का डिब्बा भी था जो जड़ों पर उछलकर गिरा और आकाश ने वो देख लिया। वो जड़ें पूरी केरोसिन से भीगी गई थी और आकाश ने वापस अपना लाइटर हाथ में लिया। अब वो जड़ों उसकी मंशा समझ गई थी। कुछ और जड़ें आकर आकाश के हाथ को विपरीत दिशा में खींचने लगी। आकाश ने अपना पूरा जोर लगा दिया। ये उसके पास आखिरी मौका था। उसके चेहरे की एक एक मांसपेशी यूं फूल गई थी जैसे फटने वाली हो। आखिर उसे सफलता मिली और उसने लाइटर जला ही लिया और जड़ों को लौका दिया। उसे यूं लगा जैसे कि वो किला खींच रहा हो। जड़ों ने आग पकड़ लिया और धू धू कर जलने लगी। बंद किले में तेज़ी से धुआं भरने लगा। आकाश का भी दम घुटने लगा। उसने जैसे तैसे घिसटते हुए एक दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, परंतु वो न खुला। उसने अब उम्मीद छोड़ ही दी थी कि तभी पास वाला एक दरवाज़ा खुला। आकाश ने बची खुची हिम्मत जुटाई और उस दरवाजे से बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसने राहत की सांस ली, क्योंकि वो उस किले की इमारत से बाहर आ गया था। उसने पलट कर देखा तो उसे दिखाई दिया उसका दोस्त। वो दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था, मानो कह रहा हो, अरे तू चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना तेरे साथ। मेरे होते हुए तुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। किला पूरी तरह खाक हो चुका था। इस धरोहर का बहुत नुकसान हुआ, परंतु कुछ लोगों का कहना है कि यह किला श्रापित था, इसमें कोई आता जाता नहीं था। वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि कल शाम को कुछ आपराधिक किस्म के लोग इसमें गए थे और उनके पीछे कुछ पुलिस वाले भी अंदर गए थे, जो अब पूरी तरह गायब हैं। आईपीएस अधिकारी आकाश जी का कहना है कि इस मामले की पूरी जांच होगी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके आगे वो कुछ नहीं बोले। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करिएगा।